Hello students, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss some more MCQs on electromagnetic waves. जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो MCQs थे वो बेसिक्स थे उसके, ठीक है। और इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो वॉच द वीडियो टिल एंड and let us start with the first question. The refractive index of medium with permittivity of 2 and permeability of 3 is given by. So obviously इसमें permittivity जो है that is the relative permittivity, ठीक है. एप्सिलॉन r given है that is equal to 2 and permeability जो है mu r, relative permeability is 3 and we have to find the refractive index. तो refractive index का जो फॉर्मूला है अगर इसको आप n बोलें that is equal to square root of mu r एप्सिलॉन r. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्योंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम दैट इज़ 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज़ रूट म्यू एप्सिलॉन. और अगर हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दें मीन्स अगर हम C/V करें विच इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट म्यू r एप्सिलॉन r. क्योंकि अगर आप म्यू एंड एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, म्यू नॉट इंटू म्यू r एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 एंड 3 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. 3 इंटू 2 हो जाएगा √6 एंड √6 इज इक्वल टू 2.45. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ यू ई एंड यू एम आर द मीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज रिस्पेक्टिवली देन. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दोज वेव्स कैरी एनर्जी लाइक द मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. सो इट मीन्स जो एनर्जी है दैट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑल्सो एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी कैरिड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. मैग्नेटिक पार्ट के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज हाफ बी नॉट बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो एनर्जी डेंसिटीज़ हैं यू बी एंड यू एम, इसको हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है इसको बोल दिया यू ई और ये वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड की इसको बोल दिया यू एम. अब दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों इक्वल होती हैं. कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि E/B जो है दैट इज़ इक्वल टू C और आप लिख सकते हो जो E है दैट इज़ इक्वल टू B इंटू C. तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा? मीन्स अगर आप UE की वैल्यू निकालोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर C स्क्वायर एंड C जैसे हमें पता है 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है. तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यू ई कितना बन जाएगा 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट विच इज़ द इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी कैरिड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसलिए दोनों इक्वल होंगी. आंसर आएगा ऑप्शन ए. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है द टाइम एवरेज एनर्जी इन साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज. तो यहाँ पे अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो साइनोसॉइडल है मीन्स जो ई का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. सिमिलरली जो बी है मैग्नेटिक फील्ड उसका भी ऐसा ही फॉर्म है मीन्स साइनोसॉइडल फॉर्म है. तो उस केस में जो टाइम एवरेज एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा है कि इस केस में जो टाइम एवरेज एनर्जी है रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल. तो इसलिए इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी. सो फॉर द साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज़ इक्वली डिवाइडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है व्हेन इट प्रोपेगेट्स थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो चाहे वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट करे चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दे आर इन फेज मीन्स देयर ऑसिलेशंस आर इन फेज. लाइक इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो मैक्सिमा है दैट इज अकरिंग एट द सेम पॉइंट मीन्स दे आर इन फेज एंड दे आर प्रोपेगेटिंग विद द सेम फ्रिक्वेंसी. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था. नेक्स्ट है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 3.24
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विल बी। तो जैसे अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिस्कस करा है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर अपसाइलन आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी मीन सिर्फ अपसाइलन आर गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3.24 एंड म्यू आर जो है गिवन नहीं है, सो इट मीन्स जो मटीरियल है दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक। तो इसलिए उस केस में म्यू आर जो है वो 1 हो जाता है। तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस वेयर ई एंड जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर एंड सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द वेव वेक्टर के, तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। के जेड हमें पता है ये ओमेगा है, के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻⁸ और के और ओमेगा का रिलेशन है होता है ओमेगा इज इक्वल टू सी के। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ओवर सी। तो ओमेगा को जब सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 2। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन वैक्यूम। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि जो सी की वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू ई ओवर बी, ई नॉट ओवर बी नॉट। अब इसको डिराइव कैसे करना है, ये कैसे आती है, वो डेरिवेशंस का थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ। सो वी कंसिडर कि जो हमारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर साइनोसॉइडल इन नेचर। और यहाँ पे ई को हमने ई एम लिखा है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसको ई नॉट और बी एम को बी नॉट आप लिख सकते हो। तो हमने ये कंसिडर कर लिए ई और बी। देन वी अप्लाई द फैराडेज लॉ, दिस मैक्सवेल इक्वेशन। और इस इक्वेशन में क्योंकि ई जो है दैट इज़ ई नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल क्रॉस ई को सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू दैट इज़ करली ई ओवर करली एक्स। ये कैसे आता है, जो अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्कस करे हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, बी गिवन है तो ई कैसे निकालना है, एच गिवन है तो ई कैसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्लेलिस्ट के अंदर। वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये डेल क्रॉस ई ये ऐसे इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी आ गया। अब करली ई ओवर करली एक्स करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा वैल्यू के ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और बी का अगर आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस पहले से है और एक माइनस ओमेगा आ गया तो प्लस हो गया, साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा ओवर के आ जाएगा इज इक्वल टू ई ओवर बी और ओमेगा ओवर के जो होता है दैट इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसलिए जो सी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट ओवर बी नॉट। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये इसका डेरिवेशन है कि ये वैल्यू सी की ये वाली वैल्यू कैसे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्फॉर्म्स अबाउट। सो पॉइंटिंग वेक्टर जो एस होता है दैट इज गिवन बाय 1 ओवर म्यू नॉट ई क्रॉस बी। सो वन थिंग इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन वेव कि जो ई और बी की डायरेक्शन आपको पता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपिगेशन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, ठीक है, क्योंकि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। सो वन थिंग इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो हमारा ये आंसर आ गया। बाकी किसी ऑप्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन मेंशन नहीं है जो कि पॉइंटिंग वेक्टर बताता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और दूसरी यहाँ पे चीज़ लिखी है पावर फ्लक्स। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है इट टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर अगर यूनिट लगा दें तो एनर्जी ओवर टाइम क्या हो गया, पावर के यूनिट हो गए वाट। तो ये इसके यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। सो इसलिए जो पॉइंटिंग वेक्टर है इट टेल्स अबाउट द पावर फ्लक्स and second thing is the direction of propagation of wave. And the last question is an electromagnetic wave is traveling in positive x direction. तो electromagnetic wave की जो direction है that is I cap with its electric field along minus z axis. electric field की direction है minus k cap and the magnetic field along y axis. तो magnetic field की direction है j cap, ठीक है। and the fields are related by. तो हमें यहाँ पे इनका जो relation given है इसमें से कौन सा correct है वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द मैक्सवेल इक्वेशन। सो ये मैक्सवेल इक्वेशन हमें पता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। तो इसमें हमें जो डायरेक्शंस गिवन है वो हम लिख लेंगे, आई कैप है, दिस इज माइनस के कैप एंड दिस इज जे कैप। और बी जो है डेल क्रॉस बी, बी को हम बी जे कैप लिख सकते हैं या फिर बी एक्स
कॉमा टी जे कैप, क्योंकि बी जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग आई कैप। सो अगर हम डेल क्रॉस बी निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट ओनली दिस टर्म, के कैप के अलॉन्ग आ जाएगा करली वी ओवर करली एक्स, क्योंकि बी जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसलिए यहाँ से डेल क्रॉस बी का फॉर्मूला आ गया करली बी करली एक्स के कैप। और यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट साइड हमारे पास ये आ जाएगा, राइट साइड क्या आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड करली ई ओवर करली टी। ई यहाँ पे ई वेक्टर है और ई की डायरेक्शन है माइनस के कैप, तो यहाँ पे माइनस के कैप लिखेंगे, के कैप कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा करली बी ओवर करली एक्स माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 15 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी 15 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल गिवन है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 15 मीटर और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स हमें ई की वैल्यू निकालनी है इनसाइड द शेल। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ई डॉट डी एस है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस is equal to q enclosed upon epsilon naught, where q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface। तो यहाँ पे हमें क्योंकि इनसाइड द चार्ज शेल E निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे विच इज़ कंसेंट्रिक विद द शेल। ठीक है, जो शेल का सेंटर है वही इस सरफेस का सेंटर है। और यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूला लगाएं, इसका रेडियस अगर हम स्मॉल आर ले लें जो हमने गॉसियन शेल कंसीडर करा है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। और जो क्यू है हमारा दैट इज़ द क्यू इनक्लोज्ड, मीन्स जो चार्ज इनक्लोज्ड है इन द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस अगर हमारा रेडियस उसका आर जो है लेस देन द रेडियस ऑफ द शेल है, तो यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इन दिस केस द क्यू इनक्लोज्ड इज ज़ीरो, क्योंकि जो चार्ज है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की बात करी है, अगर उसकी हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर इज रो इज़ द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी रो होती है। और अगर हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ लिखना है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है गॉस लॉ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक चार्ज लाइक इफ़ आई से क्यू इज़ द ई इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैग्नेटिक चार्ज क्यू एम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैग्नेटिक चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी मींस रो एम भी नहीं होगी। अगर रो एम नहीं है इस साइड, इसकी अगर एनालॉग देखें हम तो रो ई का एनालॉग यहाँ पे रो एम आना चाहिए, बट रो एम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि क्यू एम जो है दैट डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए डेल डॉट बी जो है इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ज़ीरो होते हैं, देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट इन वैक्यूम। अगर चार्ज ज़ीरो है तो चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी और करंट डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रो एंड जे दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और इस केस में अगर हम बात करें मैक्सवेल इक्वेशंस की, तो वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे क्योंकि रो ज़ीरो हो जाएगा वैक्यूम में, तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, और ऐसे ही ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ द सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस इन केस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। कंसिडर द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस। सो ये हमारे पास फोर मैक्सवेल इक्वेशंस गिवन है इन द इंटीग्रल फॉर्म। एंड यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मॉडिफाइड इफ़ मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर डिस्कवर्ड। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल डिस्कवर हो जाए, हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जो एक मैग्नेट अगर आप कंसिडर कर लो उसमें पता है साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, तो अब मैग्नेट के कितने भी छोटे से छोटे पीस कर दो, हर एक पीस में दो पोल्स होंगे साउथ एंड नॉर्थ, मीन्स जो मैग्नेट है उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता।
बट इन केस अगर डिस्कवर हो जाए कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो ये वाली इक्वेशंस में से कौन सी दो इक्वेशन जो है जहाँ दो से ज़्यादा इक्वेशन या एक इक्वेशन मॉडिफाई होगी, ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसके पैरेलली ये जो इक्वेशन है नेक्स्ट, दिस इज़ द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर हम बोलें कि मैग्नेटिक मोनोपोल डिस्कवर हो जाएंगे तो उस केस में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है QE, तो वैसे ही मैग्नेटिक चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। उसको अगर हम QM से लिख दें तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगी, QM म्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है, एनालॉग होगा इस इक्वेशन का फर्स्ट का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ऐसे ही ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनमें भी कौन सी मॉडिफाई होगी, ये वाली इक्वेशन। इसमें अगर यहाँ पे करंट आ रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस केस में भी कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक करंट। तो अगर हम उसको IM से लिख दें तो इसमें भी एक टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमारी ये चार इक्वेशंस ऐसे बन जाएंगी अगर मैग्नेटिक मोनोपोल डिस्कवर हो जाएं। सो इट मीन्स हमारी दो इक्वेशन जो मॉडिफाई होंगी, दोज आर द इक्वेशंस 2 और 3, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन C आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डू नॉट फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये चार इक्वेशंस हैं, इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ कॉल्ड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज़ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, और जो थर्ड है दैट इज़ कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जो थर्ड ये वाला है। और फोर्थ जो है दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और इसमें इसका मतलब है कि जो लॉ डू नॉट फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन वो कौन सा है, ऑप्शन ए, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ इसमें कहीं नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ S एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज, सो S इज पॉइंटिंग वेक्टर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सिंस द फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेरी हाई, सो दैट इज़ वाई द टाइम वेरिएशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर S इज़ वेरी रैपिड। सो इसलिए हम उसकी एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं, और जो एवरेज होती है पॉइंटिंग वेक्टर की दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट, a plane traveling wave has a peak electric field E naught of 15 volt per meter. The medium is lossless with mu r is equal to 1, epsilon r is equal to 12. The impedance of the medium is, तो यहाँ पे हमें impedance निकालना है, impedance is denoted by Z and इसका जो फॉर्मूला होता है that is root mu upon epsilon. So अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है if it is traveling in the vacuum or in free space, तो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाता है mu नॉट epsilon नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाती है 377 ओम। दिस इज़ द इम्पीडेंस फॉर वैक्यूम। बट यहाँ पे हमारे पास मीडियम गिवन है और रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज़ गिवन। सो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ इक्वल टू रूट म्यू ओवर एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। म्यू इज़ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन इज़ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू 377, ठीक है। रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू है 1 और एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 12। तो जब 377 को रूट 12 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 109 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स, वाई एंड जेड कंपोनेंट जो है गिवन है, और हमें ये बताना है कि जो गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, दिस इज ओमेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो दिस इज़ के। सो अगर हमारे पास कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, सो इट मीन्स द वेव इज़ ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो इसलिए आंसर जो है ए और बी में से कोई आएगा, ठीक है। ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। और इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालनी है। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू 10⁻⁶,
और ओमेगा की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू, ये ओमेगा होता है, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज़ 10⁻6। तो ये दोनों में ही 10⁻6 है, ठीक है, फिर से हमें यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। फिर के देखेंगे, के की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10⁻⁻², ठीक है, और के को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, और सॉल्व करके के लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। सो लैम्डा इज 200 मीटर। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इन द वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इन द एक्स डायरेक्शन, और जो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से हम पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। यहाँ पे जो E है दैट इज़ इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे E की डायरेक्शन हो गई जे कैप, एंड B इज़ इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स इट इज़ आई कैप। सो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप, इट मीन्स जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन आएगी दैट इज़ अलॉन्ग माइनस जेड डायरेक्शन। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ईएमएफ जो है जनरेट होती है, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वोल्टेज जनरेट होती है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। दिस वाज गिवन बाय फैराडे, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅/dt होता है। फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमें बताना है कि किस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ चार्जिंग ऑफ अ स्टोरेज बैटरी। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज लगानी पड़ेगी, और उस चार्जिंग में कहीं पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जनरेट नहीं होगी, तो इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड जो ऑप्शन है मैग्नेटाइजिंग एन आयरन पीस विद अ बार मैग्नेट, और एक जो फोर्थ ऑप्शन है डी, ये भी वैसा ही है, मैग्नेटाइजिंग है सॉफ्ट आयरन पीस बाय प्लेसिंग इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो हमें मैग्नेटाइज करना है आयरन पीस, चाहे उसको बार मैग्नेट के साथ मैग्नेटाइज करें चाहे करंट कैरिंग सोलिनॉइड के साथ करेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग सोलिनॉइड भी आपकी बार मैग्नेट की तरह ही होती है। तो अगर आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे आयरन पीस को, तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा कि कुछ टाइम के लिए वो मैग्नेट रहेगा, और इस प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना यूज़ नहीं होता, और जो आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो पानी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होता है। तो कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, देखो ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके अंदर एक कंडक्टर रखा जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंडक्टर के साथ एक जो है टर्बाइन्स अटैच होंगे जिसके ऊपर वाटर फॉल करेगा, ठीक है, और इस टर्बाइन को ऊपर वाटर फॉल करने से ये रोटेट होगी, और ये जो रोटर है या कंडक्टर है ये भी रोटेट होगा। अगर ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग अराउंड द कंडक्टर, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉर विच बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ ई विद आर इज ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ पे ई वर्सेस आर ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में अगर आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज़ीरो है, ठीक है, एंड व्हेन आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। सो ये जो ग्राफ है दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऑफ स्फेरिकल शेल, क्योंकि स्फेरिकल शेल जो है अंदर से ये ऐसा होगा, ठीक है, कैविटी होगी, जो चार्ज प्रेजेंट होगा दैट इज़ ओनली एट द सरफेस, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इनसाइड द स्फेरिकल शेल अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। सो जब वो सरफेस पे हम देखेंगे, जब रेडियस जो है इसका आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, मीन्स स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वैल्यू, एंड देन इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली विद आर, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।